हेलो गाइस, वेलकम बैक टू परीक्षा गुरु एकेडमी। आज लेकर आए हैं आपके लिए केमिस्ट्री का पार्ट 1। गाइस, आज से आपकी केमिस्ट्री के भी पार्ट 1 बाय 1 मिलते रहेंगे। जैसा कि आपको पता है, रेलवे एग्जाम के लिए आपके कारगर साबित हो गई। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की सीरीज चल रही है। अब आज से आपकी केमिस्ट्री भी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। सारे क्वेश्चन आपको सेम एज इट इज़ आपको एग्जाम में मिलेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहले देखते हैं गाइस, क्या देखते हैं, मोटिवेशनल थॉट। उसके बाद पढ़ते हैं क्वेश्चन। चलो देखते हैं मोटिवेशन थॉट किस किस ने लिखा है। ये लिखा है आपका शशि ने। शशि ने क्या लिखा है? देर से बनो मगर ज़रूर कुछ बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। ये बात सही है। जब आप कुछ बन जाते हो ना, तो लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। आपकी शोहरत के पीछे भागते हैं लोग, आपकी खैरियत नहीं। ये देखते हैं काजल ने लिखा है, यूं ही नहीं होती हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिख दी। मेहनत लिखी है। ठीक है, हर चीज़ के पीछे लॉजिक होता है। तो अगर आप मेहनती हो ना, तो फिर आगे हो आप। अब देखते हैं किसने लिखा है। मिस्टर खान ने, हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। सफलता का एक रास्ता है कि एक बार और प्रयास किया जाए। जब सारे लोग आपसे मना करते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे नहीं होगा, तो क्या करना है कि एक बार, फिर भी अंदर से मन करता है कि एक बार और, एक बार और। ठीक है, वो लक हमेशा रखनी है अपने अंदर। एक जुनून होता है ना कि एक बार और, वो हमेशा रखना है। ठीक है, आ जाओ सारे गाइस, सारे लोग आ जाओ फटाफट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन गाइस, बिना देर करे अपन लोग एकदम फास्ट तरीके से चलेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। अमोनिया के सृजन में काम आने वाली गैसें हैं नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा मीथेन, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। तो अमोनिया के सृजन में काम आने वाली गैसें हैं। तो आपको पता ही है अमोनिया कैसे, किससे क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र NH3। तो अब मैंने तो बता ही दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। अच्छा, ये अमोनिया कहाँ कहाँ यूज़ होती है? आपका फ्रिज में भी यूज़ होती है। हालांकि अब जो है इसका यूज़ बहुत कम हो गया है, क्योंकि अब फ्रीऑन का यूज़ ज़्यादा होता है। फ्रीऑन जो गैस होती है उसका यूज़ ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होने लगा है। ठीक है, उसके अलावा ये यूरिया में भी आपकी उपयोग की जाती है। अच्छा, नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के बारे में जान लेते हैं। हाइड्रोजन की खोज किसने की? हेनरी कैवेंडिश ने की। नाइट्रोजन की खोज किसने की? तो आपका 1772 में रदरफोर्ड ने की। अच्छा, नाम आ ही गया ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का जान लेते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने की? आपका जी प्रेस्टेले ने खोज की। अच्छा, ऑक्सीजन जो होती है वो खुद नहीं जलती है, ये जलाने में क्या होती है? सहायक होती है। जैसे आप आग जलाते हो, अगर जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी तो वहाँ पे आप आग नहीं जला सकते। ऑक्सीजन ही हो, ऑक्सीजन क्या होती है? सहायक होती है। इसी वजह से आग लग जाती है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर गाइस। बस आप लोग लगे रहना साथ में, आपके लिए एग्ज़ाम क्रैक कराना हमारा मकसद है। देखो, अभी मैंने एक क्वेश्चन से कितनी चीज़ें बताई। मैंने हाइड्रोजन के बारे में, नाइट्रोजन के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में, उसका यूज़ बता दिए। यही चीज़ आपको करना है। देखो, क्वेश्चन का कुछ पता नहीं होता कहाँ से बनता है। जब इस तरीके से पढ़ते हो तो आपकी कोई चीज़ छूटेगी ही नहीं, कि मतलब कोई क्वेश्चन आपसे छूटे। आप तो ऐसे हो जैसे कि लाइट लेके ढूंढते हैं ना कोई चीज़, वैसे आप क्वेश्चन ढूंढ रहे हो मेरे साथ। तो पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? सोडियम, मैग्नीशियम, तांबा या फिर प्लेटिनम। मतलब इम्प्योर रूप में पाई जाती है ये। तो पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो ऑप्शन डी, प्लेटिनम। ठीक है, प्लेटिनम जो है विशुद्ध रूप में इम्प्योर अवस्था में पाई जाती है। बाकी आपको पता है सबसे ऊपरी परत आपकी कौन सी होती है? भूपर्पटी होती है, क्रस्ट होता है। तो उसमें क्या पाया जाता है? सियाल पाया जाता है। हालांकि उसमें सबसे ज़्यादा आपकी पाई जाती है, जो मात्रा पाई जाती है वो ऑक्सीजन की, फिर सिलिकॉन की, फिर एल्युमिनियम की। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जल का शुद्धतम रूप है समुद्र का जल, वर्षा का जल, नल का जल या फिर अशुद्ध जल। ये आपका नल का जल है। ठीक है, तो जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? प्योर अवस्था में होता है जिसमें।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वर्षा का जल जो होता है वो शुद्धतम रूप में होता है। अच्छा, भारी जल जो होता है वो आपका कौन सा होता है? एक दूसरा होता है भारी जल जो मंदक का रूप में न्यूट्रॉनों की गति को कम करने का जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं लगे हुए आपके बड़े बड़े न्यूक्लियर जो आपके वर्किंग की जाती है उसमें DTU का उपयोग किया जाता है। किसका? D2O का, मतलब नाभिकीय रिएक्टर में काम की इसका मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। ये न्यूट्रॉनों की गति को क्या करता है? कम करता है। इसका जो अणुभार होता है वो कितना होता है? 20 होता है। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, दवा के बारे में भी फुल नॉलेज दे दूंगा कि दवा का यूज़ कहाँ पे होता है। अच्छा, पैरासीटामोल क्या है? एक पीड़ाहार है, एक प्रतिजैविक है, एक सल्फर ड्रग है, या पेट का अल्सर बनाता है? पीड़ाहार जानते हो? पेन किलर जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पेन किलर। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक, क्या है? एंटीबायोटिक, नॉर्मली भाषा में एंटीबायोटिक बोलते हैं। ये आपका सल्फर ड्रग है, पेट का अल्सर। तो क्या है पैरासीटामोल? ये तो घरों में भी नॉर्मली दवा होती है, आराम से मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एक पीड़ाहार है। क्या है? पेन किलर है। पैरासीटामोल क्या है? पेन किलर है। आपने देखा होगा, आप जब भी जाते होगे आपके दर्द और बुखार होता है तो आपको 2 कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा देता है डॉक्टर, आप कभी भी देखना, एस्लोफेनिक और पैरासीटामोल। ये भी दर्द के लिए होती है, ये भी, ठीक है। ये आपको कॉम्बिनेशन डॉक्टर ज़रूर देता है दर्द के लिए, ठीक है। इसके अलावा आपका एस्लोफेनिक रेविप्राजोल आता है, वो आपके दर्द और पेट के लिए दिया जाता है कॉम्बिनेशन। सबसे बढ़िया एंटीबायोटिक मैं बताऊँ, एंटीबायोटिक का मेनली यूज़ क्या होता है मैं बता देता हूँ। एंटीबायोटिक जो होता है हमारे जिस्म में जो भी बैक्टीरिया होते हैं उनके खिलाफ लड़ने का काम होता है एंटीबायोटिक का। बहुत से देशों में आपका एंटीबायोटिक बैन है क्योंकि ये हार्ड किस्म की दवाइयाँ होती हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ, अपने जो भारत देश में सबसे ज़्यादा हार्ड दवा यूज़ की जाती है। यहाँ पर आपको नॉर्मली कोई दवा दे दे, हल्की दवा दे दे तो वो काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि हम लोग जो होते हैं बहुत हार्ड दवा ले लेते हैं। वो ऐसा भी, उसका रीज़न भी क्या होता है कि हम लोग मेडिकल से नॉर्मली दवा लेते हैं। मेडिकल वाला क्या करता है, बहुत हार्ड वाली दवा जो आपको दे देता है, आप ठीक तो हो जाते हो। जैसे आपको सर में या कहीं भी दर्द हो रहा है तो आप गए मेडिकल से, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, मेडिकल से गए दवा ले लिया, मेडिकल वाले ने इतनी हार्ड एंटीबायोटिक दी, दवा तो वो दर्द तो ठीक कर देगी लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं। सबसे ज़्यादा जो आपका एलोपैथी की दवाओं का नुकसान होता है मैं बता देता हूँ, किडनी फेल होती है, लीवर, सबसे ज़्यादा असर होता है किडनी पे आज के टाइम में, ठीक है। तो हमेशा कभी भी याद रखा करो, नॉर्मली दवा ले सकते हो लेकिन कभी भी मेडिकल वाले से दवा मत लिया करो, उससे आपको नुकसान आपको अभी नहीं पता लगेगा, आने वाले टाइम में 5 साल 4 साल बाद इसका पता लगता है, ठीक है। आगे समझ में ये चीज़ें ध्यान रखा करो। चलो देखते क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है। क्लोरोमाइसिटिन क्या है? प्रतिरोधी है, पीड़ाहार है, प्रति अपसादक है, प्रति जीवाणुक है? मैंने देखो इंग्लिश वालों के लिए लिख लिए हैं ये सारे ऑप्शन, क्योंकि हिंदी वाले भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाते हैं इसमें, प्रतिरोधी प्रति सब में लगा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, प्रति जीवाणुक है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटीबायोटिक है आपका। क्लोरोमाइसिटिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है। समझ गया एंटीबायोटिक क्या होती है? सबसे हार्ड आपकी एंटीबायोटिक आती है 625, जिसमें आपका एमोक्सिलिन होती है, क्लोबिक्रेनिक एसिड होता है, ये आपकी सबसे हार्ड होती है। 625 करके एंटीबायोटिक आती है। जो लोग डॉक्टरी के फील्ड से होंगे उन्हें इस बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, नहीं भी पता होगा तो मैंने बता दिया। अब आपको याद तो रहेगा कि सबसे हार्ड एंटीबायोटिक आपकी 625 होती है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है वियोजन, अपचयन, ऑक्सीकरण या फिर आयनीकरण? तो वनस्पति घी के उत्पादन में, औद्योगिक उत्पादन में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अपचयन। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिडक्शन। रिडक्शन इसमें होता क्या है मेनली मैं बता देता हूँ। इसमें आपका होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मतलब हाइड्रोजन को जुड़ता है, ऑक्सीजन क्या होता है? रिमूव होता है, हटता है, ठीक। इसका उल्टा क्या होता है? उपचयन होता है, जिसे ऑक्सीकरण भी बोलते हैं, ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है? और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है और रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है।
याद रखना ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। अब कोई भी देखो, अब आपने ये ऑक्सीकरण संख्या वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा है लैक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज या फिर फ्रक्टोज। तो रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा क्या है? तो ऑप्शन सी सुक्रोज। ठीक है, रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा सुक्रोज है, जो कि आपका ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बनी होती है, डाइसैकेराइड अणु से मिलकर बनी होती है। ठीक है, डाइसैकेराइड शर्करा होती है आपकी सुक्रोज। क्वेश्चन नंबर 8। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, हाइड्रोजन का लाभ होता है, इलेक्ट्रॉनों का लाभ होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है, तो क्या होता है? गाइस मैं एक बात बताऊं आपको, जो चीज़ मैं करा रहा हूं अगर आपने ये कर लिया, यकीन मानना आप जो उस दिन एग्ज़ाम दे के आओ ना, उस दिन आप फील करोगे कि हाँ वाकई में आपको क्वेश्चन कराए थे किसी ने। आप पूरे मतलब यूट्यूब वगैरह पे और भी आप वीडियोस देखते होगे तो ये हम लोग क्वेश्चन कैसे रहते हैं परीक्षा गुरु के, अच्छे लेवल के। ठीक है, जिससे कि आपको ईजिली पता लगे कि हाँ वाकई कंपटीशन क्या होता है। देखो कराने को हम भी नॉर्मल क्वेश्चन करा सकते हैं, आपको इजी क्वेश्चन करा दें, लेकिन उससे क्या होगा? अब वो तो आप कर चुके हो, रट चुके हो। ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाया करो कि 1 करोड़ फॉर्म डले हैं, 50,000 30,000 वैकेंसी, लाखों से बच्चा बैठ रहा है, तो कम क्वेश्चन अब कैसे आएंगे? अब सादा क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, भूल जाओ। तो ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है, तो इसमें क्या होता है? तो ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। ऑक्सीकरण के बारे में मैंने बता ही दिया आपको क्या होता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, और हाइड्रोजन क्या होता है? रिमूव होता है, हाइड्रोजन हटता है, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। क्वेश्चन नंबर 9। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? 1, 4, 3 या फिर 2? समस्थानिक जानते ही होगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 3 समस्थानिक हैं। समस्थानिक किसे बोलते हैं? ये तो आपको पता ही होगा कि जिनके, इसे आइसोटॉपिक बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटॉपिक, जिनका परमाणु क्रमांक क्या होता है? अलग अलग होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोला जाता है। अच्छा, इनके 3 समस्थानिक कौन कौन से वो भी जान लेते हैं। आपका सबसे पहले कौन सा आता है? ड्यूटेरियम, न प्रेटियम, प्रेटियम आता है, 1H1, 1H1, फिर आता है ड्यूटेरियम। देखो अगर जिन लोगों की जीएस के इतनी नहीं आएगी, साइंस नहीं भी आएगी, तो भी आप पढ़ लो, क्योंकि ये आपके आने वाले, आप कोई भी एक्स्ट्रा दूसरी तैयारी करते हो तो उसमें भी काम आएंगे। देखो आप एक वैकेंसी के पीछे मत भागो, जैसे कि बहुत सारे लोग यहाँ पर सी-टेट वगैरह की तैयारी या टेट की, टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं। देखिए मैं एक क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा कि आप टीचिंग के लिए भागो, लेकिन आपको अच्छे से पता है कि एक वैकेंसी आती है दूसरी अटक जाती है, तो आप मतलब सारी अब लेके चलो बहुत सारी चीज़ें। जब आपकी जीएस के अच्छी कवर होगी, मैथ और रीजनिंग आप जो भी होगा घर पे वो आप पढ़ रहे होगे, तो आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ सकते हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो आप सब चीज़ें लेके चलना होती हैं। आज के टाइम में आपको रास्ते कई बनाना पड़ते हैं, आप एक रास्ते के मतलब ये आपको मन में रखना होता है। रास्ता तो आपका एक ही रखना है, मकसद अपना एक ही रखना है, मकसद से नहीं भटकना है। अच्छा, दूसरा कौन सा होता है? बेनेस-2 आपका ड्यूटेरियम। तीसरा कौन सा होता है? ट्राइटियम। कौन सा होता है? ट्राइटियम। 1H3। ठीक है, पहला होता है 1H1, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। याद रखना, ड्यूटेरियम ये होता है भारी जल में जो काम लेता है, अभी मैंने बताया था उसके बारे में। DTU जो होता है वो आपका ड्यूटेरियम ही होता है, और इसमें जो होता है प्रोटियम में आपके न्यूट्रॉनों की कमी पाई जाती है। ट्राइटियम क्या होता है? रेडियो सक्रिय तत्व है। ट्राइटियम क्या है? रेडियो सक्रिय तत्व है। गाइज आप इतना पढ़ रहे होगे तो आपको भी अंदाज़ा लगता होगा कि सर क्वेश्चन कहाँ से लेके आ रहे हो, कैसे पढ़ा रहे हैं आपको।
समझ रहे हो, आपको भी इस बारे में थोड़ा सा पता होगा। आप हमारे क्वेश्चन और दूसरी जगह के क्वेश्चन मिला के देख लेना। मतलब मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ एज क्या, मतलब आप देख सकते हो कि हाँ क्या पढ़ रहे हैं और क्या सीख रहे हैं। आपकी कमज़ोरी और आपकी ताकत सिर्फ आप जानते हो, कोई दूसरा नहीं जान सकता। आप अच्छे से जानते हो कि मेरी ताकत क्या है और मेरी कमज़ोरी क्या है, इस बात को आप अच्छे से समझते हो। और जिन्हें नहीं पता है तो वो अपनी सबसे पहले ताकत ढूंढें और सबसे बड़ी कमज़ोरी ढूंढें। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या बोलते हैं। श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर निम्नलिखित में से किसका मिश्रण उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, या फिर ऑक्सीजन तथा हीलियम। ये तो क्वेश्चन अपने जीके की सुबह की क्लास में भी कराते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑक्सीजन तथा हीलियम। देखिए हीलियम ही क्यों ले जाते हैं? हीलियम इस वजह से ले जाते हैं क्योंकि हीलियम जो होता है हल्की गैस होती है। जब हल्की होती है तो हल्की गैस आपको पता है कि हल्की जो भी चीज़ होगी वो ऊपर के लिए जाएगी, ठीक है। इसी वजह से हीलियम गैस ले जाते हैं। ऑक्सीजन सांस के लिए होती है, हीलियम जो होती है सिलेंडर जो होता है पीछे गोताखोर जो होते हैं, पंखिया जिन्हें बोलते हैं, सुना होगा बहुत सारे लोग, पंखिया जिन्हें बोलते हैं, गाँव वगैरह में ऐसा बोलते हैं। तो पंखिया जो होते हैं वो यही होते हैं आपके गोताखोर। तो ऑक्सीजन जो होती है सांस लेने के लिए, हीलियम जो होती है वो उनका वजन जो है कम करे रहती है। आप जाओगे पानी में तो पानी में आप ऊपर ही ऊपर तैरते रहोगे, आप डूबोगे नहीं, ऐसा होता है। गुब्बारों में भी आपकी हीलियम गैस ही भरी जाती है। हाइड्रोजन भी हल्की होती है, लेकिन हाइड्रोजन क्या होती है आपकी ज्वलनशील गैस है। अगर हाइड्रोजन में भर दोगे तो वो फट जाएगा गुब्बारा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? किसी निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? रंगहीन, अत्यधिक रंगीन, और ठोस, और अधिक ठोस, विलय घोलने में असमर्थ हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, और अधिक ठोस, विलय घोलने में असमर्थ। अभी मैं आफ्टर क्लास के बाद मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा, आप ध्यान से सुनना, कि जिन लोगों का मन नहीं लगता पढ़ाई में या पढ़ाई में दिक्कत है तो मैं उनके बारे में एक चीज़ और बताऊंगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं फिर देखते हैं। किसी निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? और अधिक ठोस, विलय घोलने में असमर्थ हो जाता है। अच्छा, ये संतृप्त विलयन की बात हो गई कि ये जो है ठोस जो होता है विलय घोलने में असमर्थ होता है। असंतृप्त विलयन कैसा होता है? अनसैचुरेटेड विलयन। वो क्या होता है? जैसे कि किसी भी विलयन में विलय जो होता है, जो घोला जा रहा है, उसकी मात्रा घुल जाए तो उसे क्या बोलते हैं? असंतृप्त विलयन करते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है, जिसमें मात्रा घुल जाए। क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है? 12। लाउंड्री साबुन क्या है? प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, संश्लेषित सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवणों का मिश्रण। तो क्या है लाउंड्री? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण है लाउंड्री। क्वेश्चन नंबर 13। संश्लेषित अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट क्या है? बस सारे ऑप्शन पढ़ो और फिर आंसर दो इसका। गाइस, मैं चाहता हूँ कि आप हर सब्जेक्ट में परफेक्ट बने। आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे ना तो एक क्वेश्चन पूछे, आप उसके 10 जवाब दो। जैसे कि आप काबिल बनो। जब आप काबिल होते हो ना तो जॉब आपके पीछे कैसे आती है? झक मार के पीछे आती है। आप इस बात को रियलाइज़ करना कि मैं जो क्वेश्चन ला रहा हूँ क्या आपसे हो पा रहे हैं या नहीं। तो संश्लेषित अपमार्जक क्या है? तो ऑप्शन डी, एरोमेटिक एंड तथा एलोफेटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण के मिश्रण हैं। डिटर्जेंट आप जानते हो जो पाउडर वगैरह आते हैं धोने के लिए, वो डिटर्जेंट होते हैं। अपमार्जक क्या होते हैं? ये कठोर जल को मृदु में बदलते हैं सफाई के लिए, कपड़े धोने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14।
अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने का क्या कारण है? मतलब ये कठोर जल के साथ भी झाग उत्पन्न करते हैं। अपमार्जक मतलब जो डिटर्जेंट होते हैं आपके, डिटर्जेंट कौन से होते हैं? जो आपका पाउडर आता है सर्फ वगैरह की थैली, वो आपका डिटर्जेंट ही होता है, डिटर्जेंट पाउडर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जल में घुलनशील होते हैं। इस वजह से क्या होता है? अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने का कारण यही है। ठीक है, अब इसके बारे में हालांकि बहुत सारी डिटेल है, लेकिन वो फिर थोड़ा बहुत अपर लेवल हो जाएगी। अब बस इतना ही जान लो कि ये चीज़ ऐसे होती है। चूने के जल लाइम वाटर में क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम क्लोराइड? तो चूने के जल में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। इसे क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इसे क्विक लाइम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वो सिलेक्ट लाइम भी बोला जाता है। याद रखना, मैं जो बता रहा हूँ अब नोट करना है आपको। इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको याद रखना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस होता है, और इसे क्या बोलते हैं? सिलेक्ट लाइम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिलेक्ट लाइम। ठीक है, बुझा हुआ चूना, और भी क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना बोलते हैं। एक दूसरा होता है Ca, कैल्शियम ऑक्साइड, इसे क्या बोलते हैं? बिना बुझा चूना, क्योंकि इसमें पानी नहीं है, इस वजह से इसे क्या बोलेंगे? CaO को बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना। और इसे क्या बोलते हैं? क्विक लाइम भी बोला जाता है इंग्लिश में, क्विक लाइम। ऐसे करके क्वेश्चन आएगा कि क्विक लाइम कौन सा है, ऑप्शन दिया होगा। ठीक है, तो आंसर क्या लगाना है? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। चलो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। वायु के नमूने में क्या है? कंबल ऑक्सीजन गैस, कंबल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस, कंबल नहीं, ये केवल होगा। मैं समझा ये कंबल क्या चीज़ आ गया? तो केवल ऑक्सीजन गैस, केवल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस, या फिर केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और कुछ अकरीय गैसें। ये थोड़ा सोच के भी आंसर दे सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका जलवाष्प व कुछ अकरीय गैसें होती हैं वायु में। देखो, सबसे ज़्यादा आपकी वायुमंडल में क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन 78%। फिर उसके बाद क्या कौन सी पाई जाती है? ऑक्सीजन लगभग 20%, 20 से 21%। फिर उसके बाद कौन सी पाई जाती है आपकी? NO। हाँ, तो कौन कौन सी पाई जाती है आपकी? देखो, सबसे पहले पाई जाती है, आपको याद रखना, मैं ट्रिक बता रहा हूँ वैसे ही, वो ट्रिक याद रखना, NOCA। क्या याद रखोगे? NOCA जो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद और भी चीज़ें होती हैं, अकरीय गैसें भी होती हैं, जलवाष्प भी होती है, जो आपका वेपर होता है ना, वेपर, वो भी होता है। तो नाइट्रोजन आपकी कितनी पाई जाती है? 78.93% करके कुछ पाई जाती है। फिर उसके बाद आ जाती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितनी? 20 से 21% पाई जाती है। फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद आर्गन गैस पाई जाती है। ये तीन आपको, चार आपको याद रखनी। क्या इस ट्रिक क्या रखनी है याद? NO और CA, NOCA, ये ट्रिक याद रखनी है। वायुमंडल में चार गैस कौन कौन सी पाई जाती है? NOCA। ये बढ़ते से घटता क्रम है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या है? अज्ञात, स्थिर, अलग अलग स्थानों पर बना अलग, या हरा आधांगकरण पर निर्भर नहीं। ये पता नहीं क्या ऑप्शन दे दिया। चलो कोई नहीं, तीन में से आंसर दो। तो वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अलग अलग स्थानों पर बना अलग अलग।
तो मतलब क्या है कि गैस जो है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है, जैसा कि मैंने अभी बताया ऊपर, ठीक है। वैसे भी और वैसे भी मतलब अलग है, जैसे कि अपने लोग जो इसमें हैं तो यहाँ पर अपनों को क्या मिलती है, सबसे ज़्यादा पेड़ों के पास होते हैं तो ऑक्सीजन मिलती है, ऊपर बढ़ते हैं तो थोड़ा नाइट्रोजन होती है, फिर सबसे ऊपर जाते हैं तो हाइड्रोजन होती है। इस तरीके से अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 18, खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है? हाइड्रोजनीकरण, आसवन, ऑक्सीकरण या फिर क्रिस्टलन? खाद्य तेलों को वनस्पति घी में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, हाइड्रोजनीकरण द्वारा खाद्य तेलों को वनस्पति घी में बदला जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है? फेरस क्लोराइड, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण, फेरिक सल्फेट या फिर फेरिक क्लोराइड? तो लोहे में जो जंग लगती है उससे तो आपको पता ही है कि उसका वजन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, लेकिन उसमें लग क्या जाता है ये बताओ? फेरिस और फेरिक हाइड्रोक्साइड। अरे बता ही दे रहा हूँ मैं आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है, इस वजह से लोहे में जंग लगती है, इनका मिश्रण होता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 20, रासायनिक तौर पर हीरा क्या है? धातु कार्बनों का मिश्रण है, शुद्ध कार्बन है, रेत का शुद्ध रूप है, कैल्शियम और मैग्नीशियम फॉस्फेट का मिश्रण है। ठीक है, ये कार्बन नहीं, ये कार्बन है, ठीक है, याद रखना। अब इतना तो समझ में आ ही जाता है। तो रासायनिक तौर पर हीरा क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, शुद्ध कार्बन। हीरा जो है रासायनिक तौर पर शुद्ध कार्बन है, ये इसका क्या है? अपरूप है, इसका दूसरा भाग है, ठीक है। इस तरीके से अपरूप का मतलब होता है, हीरा जो है शुद्ध कार्बन है। क्वेश्चन नंबर 21, वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है? क्वेश्चन अभी देखते हैं, हाँ ठीक है। वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है? शरीर के लिए आवश्यक है, अति आवश्यक है, ऑक्सीजन को तनु करती है जो कि अन्यथा गैर अवस्था में अत्यंत क्रियाशील है, ऑक्सीजन को रक्त में घुलनशील बनाती है, वायु के घनत्व को कम करती है। तो क्या करती है? अन्यथा मतलब ये होगा आपका खुली अवस्था में। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर गाइस? जल्दी से बताओ, फटाफट कमेंट करो। देखो आप क्या किया करो, आप जो क्वेश्चन मतलब आपको टफ लगा करे, फिर उस बारे में अपने पास से जो आपके पास नोट्स हो, बुक हो, उसमें देखा करो और पढ़ा करो फिर उसके बारे में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑक्सीजन को तनु करती है जो कि अन्यथा क्या होगा, अवस्था में कि अत्यंत क्रियाशील है। ठीक है, नाइट्रोजन जो करती है वरना ऑक्सीजन क्या होगी आपको, अगर ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन को तनु करती है, तनु का मतलब क्या होता है? तनु का मतलब होती है कम करती है, मध्य करती है, वरना अगर ये तेज़ हो जाएगी तो फिर जो है आग लगने लगती है। हालांकि ऑक्सीजन जो है खुद से आग नहीं लगती, ये जलाने में बस सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 22, दो विलयनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है? उनका परासरण दाब समान हो, उनकी सांद्रता बराबर हो, उनमें एक ही विलय घुले हों, उनका वाष्प दाब समान हो। दो विलयनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए, उनका परासरण दाब समान हो। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में
रसोई गैस का रूप कैसा होता है? तरल होता है, गैसीय होता है, ठोस होता है, विलयन होता है? कैसा होता है बताओ? तो इसका राइट आंसर कैसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, तरल होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा गैस अगर निकलती हो तो वो पानी की तरह निकल जाती है, गैस नहीं होती है। ठीक है, जो सिलेंडर होता है वो तरल अवस्था में होता है। इसके बारे में अभी मैं बता दूंगा। रसोई गैस किसका मिश्रण है? ब्यूटेन और प्रोपेन, वो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ब्यूटेन और प्रोपेन, मीथेन और एथिलीन, या कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन? ऑटोमेटिक आंसर निकल जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? तो ऑप्शन बी, ब्यूटेन और प्रोपेन जो होता है वो रसोई गैस का मिश्रण होता है। ठीक है, इसमें आपकी कौन सी गैस यूज होती है? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ब्यूटेन और प्रोपेन। और जो आपकी सीएनजी यूज़ होती है, ये आपका ऑटो वगैरह में या कार वगैरह में यूज़ होती है सीएनजी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। इसमें इथेन और मीथेन, एथेन और मीथेन मिली होती है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। अभ्रक क्या है? ऑप्शन पढ़ो और फिर आंसर दो। अब ज़्यादा बड़े ऑप्शन है, मैं नहीं पढ़ूंगा। अभ्रक के बारे में मैंने बताया था, इसे क्या बोलते हैं? माइका होता है। ये क्या होता है? माइका। ये जूट की तरह होता है अभ्रक। आंध्र प्रदेश टॉप पे है इसमें। अपन ने जीके की क्लास में किया था ये इस बारे में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऊष्मा का अच्छा तथा विद्युत का खराब चालक है। ठीक है, ऊष्मा का अच्छा चालक होता है लेकिन विद्युत का खराब चालक होता है अभ्रक। चलो क्वेश्चन नंबर 26 से देखते हैं। एंजाइम कैसे पदार्थ हैं? जल में घुलनशील होते हैं, वाहिका विहीन होते हैं, वाहिका विहीन ग्रंथि से उत्पन्न होते हैं, या फिर विषाणीय बीमारियों के संक्रमण को रोकते हैं? तो एंजाइम कैसे पदार्थ होते हैं? ये तीन ही ऑप्शन है, तीन ही ऑप्शन देख लो, कोई नहीं, एक दो ऑप्शन इधर हो जाते। मेन मकसद आपका जो मेन होना चाहिए आंसर से। मुझे लग रहा है जो आंसर होना चाहिए वो दिया नहीं है इसमें। चलो मैं बता देता हूँ गाइस, इसमें आंसर दिया नहीं है। ठीक है, मैं सोचा आंसर दिया, वो मैंने अभी देखा तीन ही ऑप्शन है। देखो एंजाइम का काम क्या होता है मैं बता देता हूँ। एंजाइम जो होते हैं जटिल कार्बनिक जो यौगिक होते हैं आपके, उन्हें सरल उसमें बदलता है। किसमें? जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल अवस्था में बदलने का कार्य आपका एंजाइम करते हैं, इतना याद रखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? देखो एक चीज़ हमेशा याद रखा करो, आपके लिए चाहे इजी क्वेश्चन हो चाहे टफ क्वेश्चन हो, आप सबको एक लेवल में रखो। मेरा मानना ऐसा है, आप जब को सबको एक लेवल में रखोगे तो इससे क्या होगा, आपको टफ, बहुत सबसे ज़्यादा टफ वाला भी क्वेश्चन आपके लिए एक जैसा ही लगेगा। ये आप देखते होगे। आप उतनी ही वैल्यू उसे इजी क्वेश्चन को दिया करो और उतनी ही वैल्यू टफ क्वेश्चन को दिया करो। इससे क्या होगा, आपको जो भी इजी क्वेश्चन है वो तो आता होगा, जितना टफ क्वेश्चन होगा वो भी आपको इजी लगेगा। तो बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? तो ऑप्शन सी, नाइट्रोजन गैस होती है। अच्छा, अक्रिय अवस्था में, ये आपका मतलब सक्रिय नहीं होती है, एक्टिव नहीं होती है गैस, तो कौन सी होती है? आर्गन गैस भी होती है इसमें। बिजली के बल्ब के अंदर नाइट्रोजन होती है, लेकिन अगर पूछा जाए एक्टिव नहीं, कौन सी गैस ऐसी है जो एक्टिव नहीं है फिर भी बल्ब के अंदर है, तो आपकी आर्गन गैस है।
और इसका जो तंतु बना होता है बल्ब का, वो किसका बना होता है? टंगस्टन का। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कभी कभी ये देखा गया है कि जब हम किसी शीशे के बर्तन में गर्म दूध या जल डालते हैं तो वह चटक जाता है, इसका कारण क्या है? शीशा आसानी से गर्म हो जाता है, खौलते हुए द्रव अधिक दाब उत्पन्न करते हैं, शीशा उत्पन्न का खराब चालक है, ऊष्मा का खराब चालक है, शीशा अधातु होता है। ये तो पता होगा आपको, चटक जाएगा। शीशे के गर्म दूध डालोगे शीशे के बर्तन में तो कभी कभी चटक जाता है, लेकिन ये बताओ क्यों चटक जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, खौलते हुए द्रव अधिक दाब उत्पन्न करते हैं। इस वजह से आप गर्म दूध कभी भी शीशे के बर्तन में डालोगे तो देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है, चटक जाता है। क्वेश्चन नंबर 29। जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से क्या होता है? कुछ अधिक होता है, बराबर होता है, कम होता है, या लगभग बराबर होता है? अभी देखो मैंने इसके बारे में बताया था, है इजी क्वेश्चन, लेकिन बना ऐसे दिया कि जैसे टफ हो बहुत ज़्यादा। यही एग्जामिनर की चाल होती है कि वो आपको घुमाता है। देखो आप कुछ भी पढ़ो ना, आप कॉन्सेप्ट पकड़ा करो, चाहे वो मैथ में हो, रीजनिंग में हो, या जीके में हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, आप कॉन्सेप्ट को पकड़ो कि आखिर इसका मेन मुद्दा क्या था, मेन वजह क्या थी, और ऐसा क्यों होता है, ये ऐसे क्यों हो रहा है, आप ये जानने की कोशिश किया करो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कुछ अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। परम शून्य ताप क्या है? ऑप्शन पढ़ो और फिर आंसर दो। तो परम शून्य ताप क्या है? तो ऑप्शन बी, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। ऐसा बोला जाता है कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड से कम जो होता है वो तापमान काउंट नहीं होता है। हालांकि है इससे नीचे तापमान, लेकिन जो परम शून्य ताप रहता है वो इससे यहीं तक रहता है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, देखते क्वेश्चन खत्म हो गए। गाइस वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने एक चीज़ बताई थी अभी वीडियो में ऊपर कि मैं जिन लोगों का पढ़ाई में मन नहीं लगता वो लोग क्या करें। देखो मैं बता देता हूँ आपको, पढ़ाई में अगर आपका मन नहीं लगता तो आप क्या किया करो, जो सबसे ज़्यादा ईजी चीज़ें हुआ करें, चाहे वो मैथ में हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, जो आपका मन करे। सबसे पहले एक चीज़, जब आपका मन नहीं लगे तो आपको करना है वो सब्जेक्ट पढ़ना है जिसमें आपका सबसे ज़्यादा मन लगता है। आपको जीएस अच्छी लगती है तो पहले वो पढ़ो। और पढ़ना क्या चीज़ है, आपको सबसे पहले इजी क्वेश्चन करने हैं, जो सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन होते हैं जो आप पहले पढ़ते थे या जहाँ भी आपको मिले क्वेश्चन, चाहे वो यूट्यूब पे, किताब में, कैसे भी, आपको वो पढ़ना है। जब आप वो पढ़ोगे तो आपके अंदर क्या हो जाएगी, एक रुचि, मतलब एक आपके अंदर जिज्ञासा आ जाएगी कि अब मैं पढ़ता हूँ। फिर धीरे धीरे करके आप लेवल पे आ जाओ। ठीक है, इसी तरीके से आपको पढ़ना है। और जब आपका मन नहीं लगे तो फिर एक ही चीज़ सोचो, अपने गोल सोचो अपने दिमाग में कि मेरा गोल क्या है, मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ या मैं कर क्या रही हूँ। ठीक है गाइज, इस चीज़ को ध्यान रखा करो। जब भी मन नहीं लगे तो हमेशा एक चीज़ सोचो कि मैं बनना क्या चाहता हूँ और मैं कर क्या रहा हूँ इस टाइम में। मैं जो बनना चाहता हूँ क्या मैं वो कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ये हमेशा ध्यान रखा करो। चलो इसका कल सेकंड पार्ट मिल जाएगा। घर पर रहें, सेफ रहें। ओके, बाय एवरीवन। ठीक है, और सुबह वाली क्लास और ये शाम वाली ज़रूर देखा करो। ओके, बाय एवरीवन।